हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 10th क्लास हिंदी मीडियम साइंस। आपको साइंस पढ़नी है बच्चों। कैसे हैं आप सब? भाई हम तो एक प्रयास कर सकते हैं और उस प्रयास में अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे तो आपको शायद कामयाबी मिलने के आसार ज़्यादा रहेंगे। वैसे तो एक खुशखबरी आ रही है और ये खुशखबरी ये है कि आने वाले ये 14 तारीख से गवर्नमेंट जो है स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे रही है 10th और 12th क्लास के लिए। ठीक है, 10th से 12th क्लास 3 घंटे 4 घंटे जो है वो क्लासेस चलेगी और फिर धीरे धीरे हम अगर वो थोड़ा रोटेशन से में हो जाता है मामला तो वो काम आपका आगे भी बढ़ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी तो इसी तरह से चल रहा है, तो आज और कल 2 दिन तो अभी आपको इसी तरह से पढ़ाना ही है और उसी में ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में से मुझे ये बताना, आप में से जो स्टूडेंट कोई भी मतलब मैसेज के द्वारा, कि कौन सा पोर्शन इसमें से नहीं कराना है। मेरे हिसाब से तो शायद इसमें से केवल विद्युत जनरेटर नहीं कराना है, बाकी सब कुछ कराना है। ठीक है ना? विद्युत जनरेटर के अलावा अगर कुछ भी इसमें से नहीं कराना हो तो वो मुझे आप बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। परिणालिका। अब ये अब जो पॉइंट पढ़ा अभी हमने, साधारण चुंबक विद्युत चुंबक में अंतर पढ़े, साधारण चुंबक और साधारण चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ा। ठीक है, और एक वृत्ताकार तार में से जो धारा गुजरती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न होता है वो पढ़ा। और अब इसी प्रकार से एक परिनालिका बनाते हैं हम, और परिनालिका में से विद्युत धारा गुजारेंगे तो जब विद्युत धारा परिनालिका में से गुजरेगी तो उस टाइम पे कहाँ पे उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, और आपको ये पढ़ना है। ठीक है, पहले तो परिनालिका समझिए। परिनालिका क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार पाइप लेते हैं। ठीक है, बेलनाकार पाइप लेते हैं हम, किसी भी गत्ते का ही ले लेते हैं हम। ठीक है, कुचालक पदार्थ का एक बेलनाकार पाइप ले लेते हैं और ये पाइप है, और इसके ऊपर तांबे का जो नंगा तार होता है, केवल तांबा ही तांबा, जिसमें ऊपर रोधी पदार्थ ना हो, इस तरह से ये लपेटा गया है। और लपेटने के बाद में तार को लपेटने के बाद में अब क्या किया गया है, उसके ऊपर से ये तार इस तरह से लपेट दिया, और लपेटने के बाद इसको आपका ये विद्युत बैटरी और उससे जोड़ दिया गया। ठीक है, ये बैटरी है, इसमें ये कुंजी है, तो इससे जोड़ करके स्विच ऑन कर दिया गया तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमने जो अकेला लूप जो पढ़ा था, जब अकेला लूप था तार का, केवल वृत्त वाला पोर्शन था, तो हम देख रहे थे कि तार के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अधिक होती हैं। सेम एज हियर, यहाँ भी बहुत कुछ ऐसा ही है, और ज़्यादा अंतर इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना पड़ेगा क्योंकि इसमें तार के लपेट बहुत हैं, तो लपेटों के बहुत होने से जो है कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तार के लपेटों की संख्या अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होगी, और वो थोड़ी सी बड़े आकार के होती चली जाएंगी, और तार के नज़दीक नज़दीक वो वृत्त ज़्यादा रहेंगे। जैसे जैसे तार से दूर चलते जाएंगे, इनके वृत्तों का आकार बड़ा होता चला जाएगा, और इसके ठीक बीच में से कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी रहेंगी जो बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएंगी। बीच वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को मुझे शायद आपको दोबारा बताना पड़ेगा। मैंने कहा तार के नज़दीक नज़दीक जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो वृत्ताकार होंगी, लेकिन तार के बीच में से जो, ठीक है, तो तार के इस कुंडली के बीच में से जो गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो वृत्ताकार ना होकर के क्या है, सरल रेखीय हो जाएंगी। ठीक है, सीधी सीधी रेखा में वो चलती चली जाएंगी। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं इसमें, और इसी को मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। किसी परिनालिका के दोनों सिरों को ये चुंबकीय क्षेत्र, तो तार जैसे जैसे दूर होते चले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के वृत्तों का जो आकार है वो थोड़ा बड़ा होता चला जाता है, और कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर हो जाती हैं। ठीक है जी, तो एक पॉइंट आपका, एक टॉपिक आपका इसमें क्लियर हो गया। क्या? किसी
परिनालिका में से जब कुंडल तार विद्युत धारा गुजरती है तो उस टाइम पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की स्थिति। ठीक है जी। इसके बाद है, अब हम बढ़ रहे हैं अपने जो चैप्टर है, चैप्टर का मेन टॉपिक है। और इसके बाद आप देख भी रहे हो हेडिंग डली हुई है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर को मैं आज नहीं कराऊंगा क्योंकि विद्युत मोटर एक ऐसा टॉपिक है जो कि केवल और केवल अकेला ही होगा। जिस दिन भी ये होगा 10 से 15 मिनट की वीडियो इस पर अकेले की ही बनेगी, तो ये एक ही टॉपिक। अब इसमें मैं आपको आज का जो विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर का मैं आपको एक तरह से आपको उसका सिद्धांत समझा रहा हूँ। ठीक है। विद्युत मोटर में जिस नियम पे वो काम करेगा, विद्युत मोटर में जो उसके जो उसके अंदर जो गरारियाँ हैं, जो उसके अंदर कुंडलियाँ हैं, वो किस तरह से घूमती हैं, किस तरह से काम करती हैं, वो आपको उसका टेक्निक बता रहा हूँ। ये है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अभी अभी हमने पढ़ा था फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पढ़ा था, जिसमें कि सीधा तार था, तार को हमने दाएं हाथ की उंगली से दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा कि अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रहा था। तो वो वाला नियम हमने पढ़ा था। अभी हमें पढ़ाना है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम क्या कहता है? वाम हस्त नियम कह रहा है कि इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पे क्या हों, लंबवत हों। ठीक है। ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत होने चाहिए। तीनों एक दूसरे पर लंबवत हों तो क्या हो जाएगा? तो जो तर्जनी है, तर्जनी समझ, पहले तो आपको यही शायद समझ में नहीं आएगा। आपका जो हाथ होता है, हाथ में अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है वो कहलाती है तर्जनी। क्या कहलाती है? तर्जनी। जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली है, उसको कहते हैं मध्यमा। ठीक है। सबसे बड़ी उंगली मध्यमा। उसके साथ में जो है वो होती है अनामिका। इसको इंग्लिश में रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका। तो रिंग फिंगर क्यों कहते हैं? क्योंकि रिंग इसी में पहनाई जाती है, अनामिका। ठीक है। और इसके बाद में जो होती है वो सबसे छोटी जो कन्न की उंगली जिसे हम कहते हैं, उसको कनिष्का कहते हैं, कनिष्ठा भी कहते हैं, कहीं कहीं कनिष्का, कनिष्का वर्ड कहते हैं। तो तर्जनी पहले वाली, मध्यमा दूसरी, अनामिका तीसरी। तो अब इसमें जो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है उसमें क्या कहता है? वाम हस्त में आपको क्या करना है? अंगूठा, ये अंगूठे की दिशा को ये दर्शा रहा है, ये पॉइंट जो है वो अंगूठे की दिशा को दर्शा रहा है, ये तर्जनी को दर्शा रहा है, और नीचे की तरफ जो है मध्यमा को दर्शा रहा है। आपको क्या करना है? तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा इस प्रकार से फैलाने हैं कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पर बनाए हुए हों। तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएं। तो तर्जनी जो उंगली है वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तर्जनी उंगली चालक पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाती है। अगर धारा मध्यमा उंगली की दिशा में से आ रही है और तर्जनी की उंगली की ओर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, तो जो चालक है वो गति करेगा। कहाँ करेगा? जिधर हमारा अंगूठे की दिशा है। तो उस पर एक बल लगेगा चालक पर। क्या कह रहा हूँ मैं? अगर मध्यमा उंगली की दिशा से विद्युत धारा आ रही है और तर्जनी की तरफ उसका चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, इन दैट केस, उस परिस्थिति में जब दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, तो उन दोनों के लंबवत, इनके बीच में कितना 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का। तो जो इस पे लगने वाला जो बल है वो इन दोनों पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये जो है अंगूठे की दिशा होगी। ये अंगूठा है और अंगूठे में जो है बल की दिशा होगी ये, यानी चालक अंगूठे पर लगने वाला जो चालक पर लगने वाला जो बल होगा वो अंगूठे की दिशा में होगा, और जिधर चालक पर बल लग रहा होगा उधर ही चालक गति करेगा। तो ये जो है मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये जो है तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा अगर एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, और उनके ऊपर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो है आपका, इसमें ये पॉइंट आपको समझना है और सोचना है।
तो बच्चों इसके बाद विद्युत मोटर वाला चैप्टर वो टॉपिक प्रारंभ हो रहा है। ये जो टॉपिक है ये मैं आपको इतनी आसानी से नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि ये अकेला टॉपिक की 15 से 20 मिनट लेने वाला है। तो इसको तो मैं किसी भी कीमत पर कल ही कराऊँगा आपको। और भाई थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर लें, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए भी, क्योंकि 10th तो आप इसी बार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 10th आप दोबारा करेंगे। चलिए जी, थैंक्स ए लॉट। जय श्री कृष्णा।